हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपना नया चैप्टर या नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो पहले हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अपने हरियाणा HSSC जेई में क्या कुछ सिलेबस आता है और क्या कुछ आया था प्रीवियसली। अभी जो सिलेबस हमारे पास है, जो प्रीवियस जो ऑफिशियल सिलेबस था उसके हिसाब से तो भाई ये आपका ग्रुप 1 में था अपना सिविल इंजीनियरिंग, और उसमें जो इरिगेशन है वो आपका सब्जेक्ट ये रहा H नंबर पे। इसके अंदर इंट्रोडक्शन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैचमेंट एरिया, और इसके अंदर आपका एक सेकंड कैचमेंट्स एरिया एंड रन ऑफ, मेथड ऑफ इरिगेशन, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल इरिगेशन, डैम्स और कैनाल हेडवर्क्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और वाटर लॉग्ड एंड ड्रेन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये कुछ आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आपके जो चैप्टर्स है वो मोस्टली जितने भी जेई के एग्जाम्स होते हैं अपने, वो लगभग सेम ही है, बिल्कुल लगभग क्या पूरे बिल्कुल सेम है। अगर आप वे बिल्कुल इरिगेशन में ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाहर से इसमें ऐड करा नहीं करा, अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स वही चैप्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसके हिसाब से चलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपना पहला चैप्टर इरिगेशन का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपने पास जिस हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास अभी नोट्स आपके आगे आएंगे, ये आपको PDF भी मिलेगी, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, अगर आप बिजी नहीं है या तो आपकी जॉब लग रही हो या कुछ भी आप काम करते हो तो आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप प्रिंट निकाल कर रख सकते हो और उसमें एड ऑन पॉइंट्स जो मैं बताता रहता हूँ बीच में, या अंडरलाइन कर लिया करो इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपने वो छोटी कॉपी बनाई रखी होगी जो मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, और मैं बताता हूँ हर बार कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी होनी चाहिए। अपने खुद के एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। लॉन्ग नोट्स तो आप नहीं बना सकते, या अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रहे तो एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी होनी चाहिए। कॉपी साथ में रखो, पेन हाथ में रखो, और भाई उस पर लिखते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट भी लिखे रहते हैं, और अपने PYQ में जो क्वेश्चन आए होते हैं वो इसमें पॉइंट वाइज लिखे होते हैं नोट्स में। ये जो नोट्स आपके बने हुए हैं ना, ये जो मैंने बनाए हैं, ये सारे इस हिसाब से बनाए जो आपके PYQ में क्वेश्चन आते हैं, ये जिस भी पेपर में आए सभी पेपरों के हिसाब से, ठीक है। तो वो सब है। तो आप इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जो आपको लगे फॉर्मूला है या कुछ ऐसी पॉइंट वाइज चीज़ें या कुछ ऐसी है टू द पॉइंट चीज़ें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनको याद रखने के लिए आप लिख सकते हो सीधा, कि अगली बार वीडियो ना देख के आप वो कॉपी देख लो, ठीक है। सबसे पहले अपना जो चैप्टर है वो आपका है इरिगेशन टेक्निक्स एंड क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक क्या इरिगेशन क्या चीज होती है। हम सब पूरे हरियाणा में इरिगेशन से जुड़े हुए हैं, मतलब खेत खलियान हमारे पास सब हम देखते हुए आए हैं बचपन से, और मोस्टली 90% जनता जो आप देख रहे हो, आप सबको पता होगी खेतों में किस हिसाब से सिंचाई वगैरह करते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं इसे सिंचाई, ठीक है। तो आप सिंचाई करोगे, आपने देखी भी होगी वे फुस फुस फुहारे भी चलते रहते हैं खेतों में, तो वो आपका वो होगा आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। ऐसी आपने कई चीजें टेक्निक्स आपने देखी होगी। अगर आप किसान हो और जुड़े हुए हो तो आपको तो शायद मेरे से भी ज्यादा पता होगा। तो अपने पेपर में वो चीज तो आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा जो जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे जो वो पूछेगा तो वो उस अपनी टेक्निकल भाषा में पूछेगा। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपने सोचोगे ले भाई ये तो हमने देसी तो बेरा था पर ये पूछ के लिया, सैलिनिटी वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो नहीं पता था मैं, खेत में तो हम डेली जाया करे रह गए फिर भी। तो भाई वो चीज़ें तुमने यहाँ पढ़नी पड़ेगी, वो वैल्यूज क्या होती है, वो फॉर्मूले क्या होते हैं, वो चीज़ कैसे काम करती है, डेप्थ ऑफ वाटर जोन, रूट जोन, ये सारी चीज़ हम देखेंगे जो आपने शायद नहीं देखी होगी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मोस्टली पेपर में वही आएगा, प्रैक्टिकल तक कम आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं आता, थ्योरेटिकल चीज़ें आती है। तो यहाँ पे भी आपको अपने इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सौदा नहीं है अपने इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना होता है थ्योरेटिकल होता है, और होता है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू होती है भाई फलाने की इतनी वैल्यू रखनी चाहिए, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल एक दो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम इसमें करेंगे जो वहां से आ सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब हम अपना इसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला आपकी जो बेसिक टर्म्स है आपको पता होना चाहिए, इरिगेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। इरिगेशन आपको पता है कि भाई हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स, हम अपने देखो खाना खाते हो हम, ठीक है। हमने घर बना लिया, हमने पीछे सब्जेक्टों में देख लिया, सीमेंट लगती है, ईंट लगती है, रोड़ा लगता है, पता नहीं क्या क्या लगता है, ठीक है। अभी तो हमारे को जरूरत पड़ेगी भाई, हमने खाना भी लगता है जीने के लिए, तब हम क्या करेंगे, उसको उगाने के लिए भी हमारे पास संसाधन होने चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, कि हम अपने खेत में अगर काम कर रहे हैं तो वो भी एक बढ़िया ढंग से करें, एफिशिएंसी निकाले। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अपने काम करने की क्षमता को कम से कम पैसे में, कम से कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। गधा लदाई तो कोई भी कर लेता है, ला के पैसा ठोक दिया, अनाज निकाल रहे हैं, कोई भी क्रॉप निकाल रहे हैं, उसमें से उतना ही जितना पैसा लगाया था उतना ही सौदा अपने पास आ रहा है, या वो घाटे में जा रहा है, तो वो सब हमें नहीं करना। तो उस हिसाब से
वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या, आपकी सोयल कैसी है, मिट्टी कैसी है, आपको उस जगह पे कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, तो वो वेरियस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, हम अपने खाने की सुविधा को थोड़ा अच्छा करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने इंजीनियर्स की मदद ली, जो सिविल इंजीनियर्स ही कर सकते हैं और दूसरे इंजीनियर्स कोई नहीं कर सकता। तो हमने भी पूरी इस पर कथा लिख दी, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो वो कथा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे को देखो क्रॉप वगैरह जो सब चीज़ें हैं, इन सबको उगाने के लिए मैंने आपको बताया एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। उगा तो कोई हो ले, टेक्निक का पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो टेक्निक हमने यहाँ पे इजाद करी, भाई टेक्निक क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो टेक्निक को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए वो हमारे पास वेरियस चीजें कौन कौन सी है, संसाधन क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। वो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लोकेशन, एरिया, मौसम, वेदर, सोयल की कंडीशन, आदमी, लोग, खाते पीते क्या, इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं भाई टेक्निक क्या क्या है। मतलब कि हम देखते हैं कि भाई पानी देने की जो टेक्निक है, मेन तो यही होता है, पानी देने के तरीके को, सिंचाई करने के तरीके को हम इरिगेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन हो गया, सरफेस इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, ये सब एक टाइप है जो मैं डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साइंस विच डील विद आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या समझते हो तुम? देखो, एक तो होती है बारिश आ गई, ठीक है, या ग्राउंड लेवल पे पानी आ गया, नीचे से पानी कहीं पे बारिश हुई थी वहां ग्राउंड वाटर स्टोर होता चला गया, या नहरें आ रही हैं, या आपकी रिवर्स है जो ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है। तो वहां से पानी आ गया, आपके खेतों में पानी आ रहा है, आपको भगवान दे रहा है, ठीक है, वो वाला पानी, वो तो हो गया नेचुरल वाटर। एक हो गया भाई सब जगह सारी चीज पानी वानी नहीं अवेलेबल होता, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करा, आर्टिफिशियल सिस्टम बनाना पड़ा, चाहे वो नहरों का हो या आपके ग्राउंड वाटर को निकालने का कोई तरीका हो कि जमीन में से हम पानी काट लें, क्योंकि हमारे पास नहरों से तो आ नहीं रहा। और जिसके पास नहरों से आ रहा है वो न सोचता भाई नहरों से ऐसा सिस्टम बना दूं बड़े बड़े डैम से कि अपने पास पानी आ जाए, ठीक है। पानी कहां से आ जाए? हम क्या करते हैं, बड़े बड़े रिवर्सों पे डैम लगा देते हैं। अब वहां डैम लगा के करते क्या, तुमने मान लो पता हो कि हम डैम तो बना देते हैं, उसका काम क्या होता है? काम होता है वहां से हम वेरियस चैनल्स लेके आते हैं, ठीक है। वहां से चैनल्स आती है, कैनाल बोलते हैं, वहां से कैनाल आती है, इंदिरा गांधी कैनाल जहाँ पर हरियाणा में, ठीक है, जो सिंचाई का बहुत बड़ा साधन है। तो वहां से वो आती है और वहां से हम अलग अलग जगह पे पानी भेजते हैं। और भाई अपने एक टेक्निक बना रखी है, वो भी एक इरीगेशन का सिस्टम है बहुत अच्छा। और भाई जहाँ नहर नहीं आ सकती, जहाँ पे रोड़ा हुआ पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, वहां से खुदाई करके पानी निकालते हैं, ठीक है। हम खड्डा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, वहां से आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल टेक्निक है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ वाटर की, एप्लीकेशन का मतलब पानी को अपनी क्रॉप के रूट्स तक, जड़ों तक आप पानी कैसे पहुंचा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द रूट्स या टू द क्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, फील्ड वर्ड आपका कई बार यूज होएगा आगे, तो फील्ड का मतलब होता है खेत, ये चीज याद रखना, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड ऑफ द नरिशमेंट, ठीक है। जितने वक्त आपकी क्रॉप उस फील्ड में रहेगी, खेत में रहेगी, उसे हम क्रॉप पीरियड बोल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, उसको उसी चीज को, उसी आर्टिफिशियल तरीके को हम क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन बोल रहे हैं। आगे चलते हैं जल्दी से, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन करने पे आते कि हमें कैसी कैसी जगह कैसा कैसा इरिगेशन करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला तो होता है, देखो कई तरह के होते हैं। पहला होगा आपका सरफेस इरिगेशन, ठीक है। अच्छा, सरफेस के नाम से तुम्हें पता लग रहा है कि ये सरफेस इरिगेशन वो होगा जो अपने ग्राउंड के सरफेस पे पानी आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड द इरिगेशन वाटर रिमेन इन द वेट कंडीशन। मतलब कि ये सिंपल एक तरीका है, ये देसी है, जो शुरुआत पुरातत्व काल के हिसाब से जो चला आ रहा है, पहले के पुराने जमाने से, कि आपका रिवर से पानी आया, बहा दिया, ठीक है। हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। इस इरिगेशन के काम में हम क्या करते हैं, सिंपली पानी को बहाते हैं, चाहे वो अलग अलग तरीके से हो। एकदम पानी छोड़ दिया, फ्लडिंग आ गई, बाढ़ आ गई, तो वो भी एक टेक्निक है फ्लडिंग करने की, ठीक है। तो सरफेस इरिगेशन क्या होगा, वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड द इरिगेशन वाटर रिमेन्स इन द वेट कंडीशन। मतलब कि हम सिंपल एक डायरेक्टली हम अपने सरफेस पे पानी अप्लाई करते हैं, चाहे पाइपा तो छोड़ लो, चाहे तुम्हारा वहां नहर जा रही हो, मतलब एक छेद मार लो, मतलब पानी आ जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ एक तरीके से फ्लडिंग ही होता है, ठीक है। तो सुटेबल फॉर द लो एंड मॉडरेटेड इनफिल्ट्रेशन रेट एंड टू स्लोपी ग्राउंड। ये देखो कामयाब है। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम कहीं पे पानी छोड़ रहे हो तो ऐसी जगह तो छोड़ोगे नहीं जहाँ खड्डा हो, वहां पानी रुक जाए, एक ही जगह पे रुक जाए। मतलब ये वहां कामयाब है जहां थोड़ा सा स्लोप हो, कि पानी तुम एक जगह गिर रहे हो तो बह के चला जाए पूरी पे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। मोस्टली फ्लडिंग वाला जो सौदा होता है वो सरफेस इरिगेशन पे होता है। फिर इसके अंदर कई आ जाते हैं सरफेस पे, देखो हम स्प्रिंकलर भी करते हैं कई बार, ठीक है। तो आगे आ जाते देखो, एक होता है फ्लो इरिगेशन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है।
एक्चुअल में फ्लो इरिगेशन ही आपका क्या होगा, ये वही होगा, इसमें हम सिंपली पानी को फ्लो करते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखना। इसमें फ्लो इरिगेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे पानी की सिंपल फ्लडिंग करते हैं या फ्लो करवाते हैं अपने सरफेस के ऊपर, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन से करवा रहे हो। ठीक है, फिर आप आगे जाते हैं लिफ्ट। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है कि आपका इरिगेशन हम वेल या कुएं या ट्यूबवेल जो हम समरसीबल वे लगाते हैं, ठीक है, उसकी मदद से कर रहे हैं। इसमें मतलब वाटर लिफ्टेड बाय मैकेनिकल मीन्स। अच्छा, कई बार अपने हरियाणा में क्या हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं जो सीधे लिखे हुए हैं, आपको ना बस डेफिनेशन में मिलेगा कि वाटर लिफ्टेड बाय अ मैकेनिकल मीन्स द इरिगेशन इज नोन एज। बस इतने सिंपल, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक नॉलेज देखो, क्योंकि हम कई बार क्या होता है तैयारी में हम एसएससी जेई की, ईएससी गेट की या इन सब की तैयारी के दौरान हम बेसिक को नहीं हाथ लगाते, और बहुत बड़ी गलती है ये, हमारे साथ भी, मेरे साथ भी हुआ है कि आप उन चीज़ों को बेसिक को पकड़ो, क्योंकि ना हमारे ये जो पेपर एग्जाम है जेई लेवल के, इनमें बेसिक ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं और वहां से हमारा हो जाता है दिमाग खराब। क्यों? बेसिक चीज़ें एडवांस, खाली एडवांस पढ़ के चले जाओगे तो बेसिक चीज़ें तुम्हें वहां कन्फ्यूज कर देगी मौके पे। ठीक है, तो मौके का मतलब तो समझ रहे हो ना, पेपर आए टाइम। तो मैकेनिकल मीन्स जैसे कि पंप यूज कर सकते हो, सबमर्सिबल, ट्यूब वेल्स, तो ये सब तुम्हारे लिफ्ट इरिगेशन में हो गया। ठीक है, जहां पे हम मैकेनिकल मीन यूज नहीं कर रहे, क्या वो लिफ्ट इरिगेशन नहीं है? है, कुएं में बाल्टी करके पानी काट दो, उसमें मैकेनिकल मीन तो कुछ है नहीं, है या नहीं है बताओ? तो वेल्स भी तो एक लिफ्ट इरिगेशन है। हम कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं, पानी काटते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है कि वो भी एक लिफ्ट इरिगेशन का है। तो आगे आता है परनियल और कंट्रोल्ड इरिगेशन। तो परनियल का मतलब देखो, समझो, परनियल और नॉन परनियल तुमने रिवर्स के पार्ट में पढ़ा होगा। तुम बड़े शाने आदमी हो कि तुमने कभी नॉन टेक की भी बहुत बढ़िया तैयारी करी हुई है, तो तुम्हें पता है परनियल रिवर, नॉन परनियल रिवर क्या चीज होती है। परनियल का मतलब हो गया जो सारे साल बहती है। ठीक है, नॉन परनियल का मतलब होगा जो कुछ टाइम बहेगी, मतलब कि जो सारे साल पानी लेके घूमती रहे, नदी हो गया, नहर हो गया, उसे मानेंगे परनियल, मतलब कि बिल्कुल चलती हुई। और एक हो गया नॉन परनियल, ठीक है, जहां पे तुम्हारा पानी सारे टाइम नहीं रहता है, बस सीजन होगी, बारिश होगी, बाढ़ आएगी या कुछ हो गया तभी पानी आता है उसके अंदर, वो सीजनेबल भी बोलते हैं उस चीज को। तो परनियल और कंट्रोल्ड इरिगेशन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट वाटर सप्लाई थ्रू आउट द चैनल, मतलब कि चैनल्स जो होती है, कैनाल्स जो होती है, वहां पे आपका पानी डैम्स वगैरह से आते हैं, बड़ी बड़ी रिवर से, जैसे गंगा पे डैम बना हुआ है, वहां से आपके इंदिरा गांधी कैनाल में आ रहा है मान लो, या कोई भी नदी पे से आ रहा है आपका पानी, तो वहां से क्या होगा, ऐसी रिवर जैसे गंगा, अपनी क्या है, गंगा कैनाल सिस्टम है, ये आपका क्या है, अपना परनियल है जो कंट्रोल्ड है। मतलब कि कंट्रोल्ड और परनियल से तो तुम्हें मैंने बता दिया, परनियल तो सारे साल पानी भरा रहेगा। ठीक है, कंट्रोल्ड का मतलब हो गया उस पे हमने बैरेजेस बना रखे हैं, वेयर्स बना रखे हैं, यहाँ पे हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जिससे हम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि आगे भाई इतने गैलन ऑफ वाटर या इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें छोड़ना है। ठीक है, वहां इतनी नीड नहीं है, वहां सर्दी आ गई, कम छोड़ो। तो कंट्रोल्ड सिस्टम हो गया, बहुत अच्छा रहता है, पानी की बचत होती है, आगे वाली क्रॉप्स खराब नहीं होती है। बट क्या होता है आजकल आप देख रहे हो, बाढ़ बूढ़ आ जाए, पानी पूनी होते हैं और सिस्टम सारा डूब जाता है क्रॉप में। तो हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से या हमारे आसपास अभी ऐसा सिस्टम डेवलप है नहीं जो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड हो, जो पानी को रोक सके। बाकी पानी को रोका भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो पानी जब अपना रोध रुक रहता है तो सिस्टम सबका हिल जाता है। आगे चलो, तो अपने देखो गंगा कैनाल सिस्टम है, ये भी कंट्रोल्ड और परनियल सिस्टम है। गंगा अपने सारे साल बहती है, वहां से आपको पानी मिलता रहता है, वहां से कैनाल बनाई हुई है। वैसे इंडेंसेशन और अनकंट्रोल्ड हो गया, भाई कोई भी रिवर है वहां पे ओवरफ्लो होता है, वो सिस्टम वहां कुछ होता नहीं है कंट्रोल करने का, और वहां से सभी खेतों में पानी चला जाता है, जो आपने पिछले टाइम देखा भी होगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है इंडेंसेशन और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन में ये होता है कि आपका कहीं भी जैसे बाढ़ आ गई हो, ठीक है, या आपका कोई भी मान ले नहीं भी आई हो, सूखा पड़ रहा तो पानी आएगा ही नहीं। कई बार इतना ही पानी आ जाएगा सब कुछ उड़ जाएगा, तो होता है अनकंट्रोल्ड होना, इंडेंसेशन। जरूरी नहीं है पानी आए ना आए, कोई फिक्स चीज नहीं है। ठीक है, ये भी एक इरिगेशन का पार्ट है। अच्छा, इसमें एक दो चीज ये है कि सोयल सबमर्ज, देखो इस वाले सिस्टम में क्या होता है अनकंट्रोल्ड में कि सोयल सबमर्ज का मतलब समझो, हम ना अब मिट्टी वाले ये सोयल वाले पार्ट में घुसते जा रहे हैं। ये एक ऐसा पार्ट है, इसमें आपको कई टेक्निकल चीजें होगी, कोई डाउट हो तो वैसे ही पूछ लिया करो, ना समझ में आए तो ठीक है मैसेज करके, और नहीं तो आपको मैं सारी चीज बताता हुआ चल रहा हूँ कि कई चीज जैसे सबमर्ज आ गया, अब इसका क्या मतलब समझोगे तुम। मैं आपको वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो हमें पता है कि भाई ये अपने हरियाणा का बाढ़ का नहीं बेरा, या अपने बेसिक चीज़ें नहीं पता होता, भाई सही में नहीं पता होती। तुम कहीं चले जाओगे किसी कोचिंग में, हम तो सीधे कहते हैं सोयल सबमर्ज नहीं होती भाई, तो तुम्हें नू पता होना चाहिए सबमर्ज का मतलब क्या है। ठीक है, सबमर्ज क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, इन सब चीज़ों की जो सॉफ्टवेयर की हम कॉपी बना रहे हैं, ठीक है,
उनके अंदर ये लिखा करो। अपने मान लें ना भी बता पाए, आप लिखो, गूगल करो, थोड़ा कष्ट करो, अपने आप को कष्ट दो, कोई भी चीज़ परोस के नहीं मिलती है। ठीक है, जाओ गूगल करो, देखो ये समर्ज क्या चीज़ होती है, नहीं आती हो, कई बेसिक चीज़ होती है, बालक शर्मा जाए, मैंने तो बेर है छोड़े ने, वो दूसरा भी नहीं सोचा है, अरे भाई चल कोई नहीं, मुझे भी पता ही है, इग्नोर मारते हैं। नहीं, ये चीज़ें दिक्कत कर देती है आगे समझने में। तो आपको क्या करना है कि आपके कॉपी में लो, जो नहीं समझ में आता है ना उसे लिख लो, और उसी टाइम वीडियो चल रही है यार, रोको उसे, सर्च करो, अब तुम्हारा काम है। ये मैं नहीं बता रहा, ये अब तुम्हें क्या करना है, सबमर्ज का मीनिंग बताना है और मेरे को बता देना, मेरे से कोई डाउट पूछ लेना, अभी सर्च करो वीडियो रोक के क्या मतलब है, फिर तुम्हें लाइन बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो सोयल सबमर्ज एंड फ्लडेड विद वाटर, ठीक है, इसमें सोयल सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती है मतलब, और फ्लडेड विद वाटर मतलब ऑब्वियस सी बात है, अनकंट्रोल्ड है, फ्लड आ गया तो आपके जो सोयल के पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स है वो सारे पानी से फिल हो जाते हैं। असली मतलब यही होता है इस चीज का कि आपके देखो सोयल के पार्टिकल्स हैं, कोई भी चीज क्लोजली इतना पैक नहीं होती कि वो आपस में इतनी पैक हो जाए कि उसमें वॉइड सी ना हो। मान लो सोयल है, इसके अंदर क्या होता है, जब इसमें से पानी आएगा ऊपर से, तो ये इनके वॉइड्स के अंदर पानी घुसेगा, जब इस वॉइड्स में पानी घुसेगा तो जब ये पूरे वॉइड्स फिल हो जाए पानी से चारों तरफ से, तो कह देंगे ले भाई सबमर्ज होगी सोयल। ठीक है, मतलब पानी से लथपथ होगी, डूबगी। ठीक है, तो ये हो गया लथपथ सोयल, ठीक है, सबमर्ज सोयल। तो भाई इसके अंदर आ गया सोयल, तो आपके ये कह देंगे भाई, जब ऑब्वियस बात है फ्लड आ रहा है, ऊपर पानी इतना आ रहा है कि सारे पार्टिकल डूब गए, चारों तरफ पानी है, तो उसे हम बोल देंगे सोयल सबमर्ज्ड है। और यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोल नहीं कर सकते पानी को। तो मॉइस्चर यूज्ड बाय क्रॉप, सिल्ट डिपोजिशन इन कैनाल बेड, यहाँ पे कुछ नुकसान है, सिल्ट डिपोजिशन हो जाता है कैनाल बेड्स में, अनकंट्रोल्ड होता है ये। ठीक है, और मॉइस्चर देखो क्रॉप में यूज्ड होएगा, कुछ पानी पेनिट्रेट कर जाएगा, कुछ इवेपोरेट होएगा, अलग अलग जगह जाता है। एक वाटर की एक साइकिल होती है, तुम वाटर साइकिल भी पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस भी देखा होगा, इवेपोरेशन भी, ट्रांसपिरेशन भी, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता थोड़ा सा पता कर लो, ठीक है, नहीं तो आगे आएगी, हम देखेंगे सारी चीज। स्टोरेज और टैंक इरिगेशन क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है, तुमने बड़े बड़े टैंक देखे होंगे, गांव में भी होते हैं, कहीं पे मेन जगह जाओगे, सिटी जाओगे जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी टंकी मिलेगी, तो वो एक स्टोरेज इरिगेशन का पार्ट है। ठीक है, तो लाइक रामगंगा डैम प्रोजेक्ट, तो वहां से पानी वगैरह आता है, कोई भी होता है, स्टोरेज कुछ भी हो सकता है। डैम भी एक स्टोरेज इंजीनियरिंग वर्क्स है जहाँ पे आपका पानी स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो सब सरफेस इरिगेशन सबसे मेन है। अपने इंजीनियर तुम यहीं बन जाओगे इरिगेशन के। इरिगेशन में इस बार देखो पोस्ट भी ज़्यादा आ सकते हो, और इरिगेशन एक अच्छा डिपार्टमेंट है पूरे देश में, जरूरी नहीं है आप कहीं एक किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, हर स्टेट में नॉर्थ में आपको इरिगेशन का एक डिपार्टमेंट अलग मिलता है जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इरिगेशन के डिपार्टमेंट में आपको इन सब चीज़ों की बहुत नॉलेज की जरूरत है। अब सब सरफेस इरिगेशन की बात आएगी तो इसका मतलब होता है जो सोयल, जो हमारा सरफेस है, मान लो ये हमारा सरफेस था, यहाँ अपनी क्रॉप उगनी थी, ठीक है, तो इसके नीचे का एरिया इसे हम बोल देंगे सब सरफेस, इसके ऊपर के एरिया को हम बोल देंगे सरफेस इरिगेशन, जो अभी इतनी देर से पढ़ रहे थे। सरफेस इरिगेशन में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि स्प्रिंकलर आ गया था, ठीक है, और बहुत सारे हम आगे पढ़ते जाएंगे, पहले सब सरफेस देखो। द वाटर अप्लाइड टू द क्रॉप रूट्स वाया अंडरग्राउंड पाइप्स, मतलब कि हम ऐसी इरिगेशन कर रहे हैं जहाँ पे सोयल के नीचे पाइप दाब देते हैं इस तरीके से, और यहां से हम इरिगेशन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना कितना पानी बचा लोगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे पानी की कमी होती है, राजस्थान हो गया या हरियाणा के भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ये बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो वहां हमें ये पाइप सिस्टम यूज करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि आपको पाइप के जरिए अंदर जो फिक्स कर देते हो, मिट्टी के अंदर दाब देते हो, एक एक बूंद करके पानी निकलता है, और वो वहीं निकलता है जहां आपकी बीज लगाया होता है। ठीक है, वहां से क्या होता है आपका ये बहुत पानी बच जाता है, पर इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आई होती है। मतलब कि पाइपों का सेटअप करोगे, वहां वाल लगाओगे, वहां मतलब पानी छोड़ोगे, तो जरूरी नहीं सब जगह छोड़ना हो, वाल सिस्टम लगा, पाइप सिस्टम लगा, बहुत कॉस्टली होता है, बट इससे बहुत पानी आपका बच जाता है और क्रॉप भी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की भी कुछ टेक्निक्स है, मतलब हमने देख लिया इरिगेशन ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेक्निक है वो कंट्रोल्ड ही हो सकती है, ऑब्वियसली बात है, अनकंट्रोल्ड तो कुछ होता ही नहीं। वो तो हमने फिर भी बना दिया इरिगेशन का एक पार्ट की अनकंट्रोल्ड है, फ्लड आ गया छोड़ दिया खेत में पानी, ले भाई, कुछ आ गया छोड़ दिया पानी खेत में, ले भाई, कुछ भी आ गया हमने बना दिया अनकंट्रोल्ड। पर कंट्रोल्ड ही एक तरीके का टेक्निक है। अभी अब तुम इंजीनियर हो, मेन तो यही चीज है कि तुम कंट्रोल्ड कैसे करोगे, पानी को कंट्रोल करके छोड़ना है तुम्हें। ठीक है, तो फ्री एंड वाइल्ड ऑर्डिनरी फ्लडिंग करेंगे सबसे पहले। ये भी नामात्र है, ये भी कुछ भी कौन है, ये कंट्रोल्ड फ्लडिंग कर दी है, मतलब एक इस तरीके से चैनल रहती है, या पानी हमें एकदम से छोड़ देते हैं एकदम से, मतलब इसमें हमें ये तो कंट्रोल रहता है पानी कब छोड़ना है।
ठीक है, किस टाइम छोड़ना है, बट हमने नू नहीं पता होता कितनी क्वांटिटी में छोड़ना है और किस क्रॉप में किस जगह ज्यादा छोड़ना है। ठीक है, तो ये भी इसलिए भी हम बोलते हैं फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। लैंड डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल स्ट्रिप्स, मतलब हम लैंड को स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके अंदर क्या होता है, आप उन जैसे कि इस तरीके से आपको स्ट्रिप्स दिख रही है, इस तरीके से हम क्या करते हैं लैंड को डिवाइडेड कर देते हैं चैनल्स में। एंड सुटेबल फॉर रोलिंग लैंड वेयर द लेवलिंग इज नॉट फीजिबल, मतलब यहाँ पे लेवलिंग नहीं कर सकते हैं, रोलिंग लैंड है। ठीक है, और लो एफिशिएंसी कम रहती है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम फ्लडिंग करते हो ना, सबसे बड़ी ना यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है आपका। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, आपका पानी अगर ज्यादा एरिया में फैला रहेगा तो उसमें ज्यादा इवेपोरेशन होएगा। ठीक है, तो यहां से आपको लो एफिशिएंसी मिलेगी, मतलब तुम पानी ज्यादा खर्च करोगे, क्रॉप को मिलेगा कम। ठीक है, सुटेबल फॉर द क्लोज ग्रोइंग ग्राउंड, ये तो सुटेबल वहां है जो आपका छोटा एरिया हो। ठीक है, और क्रॉप्स जो आपकी भीड़ी भीड़ी लगा रखी हो। ठीक है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के, तुम इसे टुच्चे मत समझना। ठीक है, तो ये सारे आए हुए हैं पेपर में, वो चीज इसमें लिखी हुई है। राजस्थान हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया आपका, ठीक है, पंजाब का हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा का तो होएगा। ठीक है, तो आसपास यूपी हो गया या आपका एसएससी जेईई होगा, सब में आए हुए क्वेश्चन है और यहां से आते बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन दिस मेथड द लैंड इज डिवाइडेड इनटू अ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स बाय, अब हम पढ़ रहे हैं बॉर्डर फ्लडिंग। अच्छा, बॉर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, नाम से पता चलेगा बॉर्डर बना दिया हमने। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर, एक चैनल सिस्टम लाएंगे छोटा सा देसी, जो हमारे खेत के चारों तरफ जाता है, बॉर्डर्स में पानी चलता है। अब हमने जरूरत होती है यहां से इस बॉर्डर में से हम पानी लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी बॉर्डर फ्लडिंग। इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स, लैंड को हम लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड सेपरेटेड बाय लो लीव्स एंड बॉर्डर्स। ठीक है, लीव्स हो गया जो आपका उभार सा होता है, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप इज रिक्वायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इरिगेशन, जिस डायरेक्शन में आप इरिगेशन करते हो वहां पे एक जेंटल स्लोप दे देते हैं कि पानी बहता चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये तो है कि पानी हमें कब छोड़ना है, ये बॉर्डर में भी नहीं है कि हमें कितना छोड़ना है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो वो हम स्लोप के जरिए ही छोड़ेंगे, ऑब्वियस बात है। अब स्ट्रिप डायमेंशन देख लो, कई बार पूछ ले, तो विड्थ जो आपकी होती है, चौड़ाई जो होगी स्ट्रिप जो ये बनी हुई है, ये 10 से 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 20 मीटर की विड्थ, एंड लेंथ होगी आपके 100 से 400 मीटर। ठीक है, मतलब काफी छोटे छोटे बॉर्डर्स होते हैं, इसमें दिखाया नहीं हुआ तो ये थोड़ा अंदर है, इस साइड तो में बॉर्डर्स मिले, काफी छोटे छोटे बॉर्डर्स होते हैं, तो उसके अंदर पानी चलता है। अच्छा, ये है बॉर्डर्स, ये तो आपके वो फेरेज और वो लीविस है। ठीक है, तो आपके जो बॉर्डर्स होते हैं, खेत है ना, इस खेत के चारों तरफ यहाँ पानी ले रहता हुआ चलेगा। ये जो इसने बता रखी है ना, ये विड्थ है 10 से आपके 20, और ये जो आपकी लेंथ होगी बहुत लंबे लंबे होते हैं, पीछे तक ऐसे लंबे लंबे, तो ये आपकी होगी 100 से 400। इनके चारों तरफ ऐसे पानी चलता है। कई बार इसमें बीच में कनेक्टिविटी दे देते हैं छोटी छोटी, वो ये कनेक्टिविटी दे रखी है आपकी। ठीक है, ये तो आपका हो गया बॉर्डर फ्लडिंग। तो ये आपका बॉर्डर फ्लडिंग का फॉर्मूला है, ये इतना सीरियस मत लेना, अपने नहीं आता है, पर फिर भी इसको देख लो। ये दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितने टाइम में आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा पानी से, अगर तुम बॉर्डर फ्लडिंग के हिसाब से चल रहे हो। तो इसका फॉर्मूला कई बार इसलिए दे दिया भाई, कोई चीज छोड़नी नहीं है, ये फॉर्मूला ही लिखा गया, ऑप्शन में पूछ लेगा बॉर्डर फ्लडिंग का फॉर्मूला बता दो टाइम ऑफ कवर एरिया का, तो तुम बता दोगे कि T इज इक्वल टू में 2.3 इंटू में y बाई एफ इंटू log 10 क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस FA। सारी चीजें लिखी हुई है, क्यू तुम्हारा डिस्चार्ज होता है, y तुम्हारा डेप्थ ऑफ वाटर होता है, F तुम्हारा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होता है, A तुम्हारा इरिगेटेड एरिया होता है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया बॉर्डर फ्लडिंग का एरिया। आगे चलते हैं, आगे चेक एंड बेसिंग फ्लडिंग। ठीक है, चेक का मतलब समझो, चेक हमने बुर्श टापे भी शर्ट पे भी चेक्स बने होते हैं, तो वही चीज है चेक और बेसिंग फ्लडिंग। ठीक है, चेक फ्लडिंग क्या होती है, सिमिलर टू द फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग में भी हमने देखा था पानी फ्रीली फ्लो कर देते हैं, तो उसी तरीके से चेक्स बना देते हैं, उसमें भी हम पानी फ्री फ्लो कर देते हैं। वाटर इज कंट्रोल्ड बाय लीविस, लीविस जो ये उभार है, इन्हीं मदद से हम पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंटायर फील्ड इज डिवाइडेड इनटू लेवल्ड प्लॉट सराउंडेड बाय अ लीविस, एक लेवल्ड प्लॉट बनाते हैं इसमें। लीविस कंस्ट्रक्ट अलोंग अ कंटूर 5:10 सेंटीमीटर हाइट, कंटूर के अलोंग बनाते हैं जो 5 से 10 सेंटीमीटर हाइट होती है। सुटेबल फॉर द बोथ परमिएबल एंड इम्परमिएबल सोइल, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है यहाँ पे कि ये चेक फ्लडिंग किस टाइप की सोइल के लिए सुटेबल होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये परमिएबल एज वेल एज इनपरमिएबल दोनों तरह की सोइल। अब तुम सोचोगे परमिएबल इनपरमिएबल कौन सी होती है। ठीक है, एक चीज होती है परमेबिलिटी, जो सोइल में आप पढ़ोगे। ठीक है, परमेबिलिटी का मतलब होता है कि पानी कितनी जल्दी, ये तुम्हारे सोइल का मास है मान लो, और यहाँ तुम्हारी क्रॉप उग रही है,
अब क्या होता है, तुम इस पे पानी देने लगोगे या कोई भी चीज है सोयल है, उसमें से पानी कितनी जल्दी से पेनिट्रेट हो सकता है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मान लो ग्राउंड वाटर है इसमें इकट्ठा हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पेनिट्रेट करना। ठीक है, कितनी जल्दी से तुम्हारा पेनिट्रेट करेगा, जितनी ज्यादा परमिएबल सोयल होगी उतनी जल्दी ये पानी इसमें से नीचे रिश्ता हुआ चला जाएगा। रिश्ना, तुमने वर्ड सुना होगा रिश्ना, तो वो यहीं से आया परमेबिलिटी से। इम्परमेबल का मतलब हो गया कि तुम्हारा पानी पास ही नहीं हो पा रहा है, बहुत कम अमाउंट है। सोयल के केस में इम्परमेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, नहीं तो हर टाइप की जो भी सोयल होती है कुछ ना कुछ तो परमेबिलिटी होती है, बिल्कुल इम्परमेबल कोई सोयल नहीं होती। ठीक है, इसमें से पानी जाएगा तो बहुत कम अमाउंट में 2-4% से पानी जा रहा है, बहुत धीरे जा रहा है, ऊपर पानी ये खड़ा है। कहीं देखी होगी तुमने जमीन पानी चला जाए तो खड़ा है रहे, ठीक है, वो होगी इम्परमेबल सोयल। और कई जमीन होगी पानी जाते एकदम पी जाए, वो होगी परमिएबल। अच्छा, अपनी पेवमेंट भी तुमने हाईवे में अभी पढ़ी हो तो वो परमिएबल इम्परमेबल होती है। कौन सी होती है परमिएबल? सीमेंट वाली होगी या बिचुमन की जो तुम पढ़ते हो वो कौन सी होगी? ठीक है, तो वो चीज तुम्हें अब काम दे रहा हूं कि देखो पेवमेंट में सीमेंट वाली परमिएबल होती है या बिचुमन वाली जो हम तारकोल की बनाते हैं वो। ठीक है, तो अब आ जाता है बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब कि यहां पे मैं ये बोल रहा हूं सुटेबल फॉर बोथ परमिएबल एज वेल एज इम्परमेबल, मतलब कि ऐसी सोयल हम फ्लडिंग वाला वहां पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तुम्हारी सोयल पानी पीती हो या नहीं पीती, दोनों जगह पे सुटेबल है ये वाला मेथड। ठीक है, बेसिन फ्लडिंग होती है स्पेशल केस, मतलब बेसिन हम बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे गोल गोल बेसिन से, मतलब बेसिन का मतलब ये होता है टापू बना देना। ठीक है, वहां पे हम क्रॉप उगा देंगे, उसके चारों तरफ पानी चलता रहेगा, फिर आगे जाएंगे यहाँ पे भी एक टापू सा बना देंगे, इसके चारों तरफ पानी चलता रहेगा। तुम देख रहे होंगे इस टाइप में हम अपनी क्रॉप्स बनाते हैं, उसके चारों तरफ एक बेसिन बना देते हैं, उस खड्डा सा कि उसके अंदर हमारा पानी आ जाए। देखो तुम्हें ये तो टॉप व्यू दिखा दिया था, फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। मान लो ये तुम्हारी क्रॉप है, यहाँ तुमने उगा रखी है, ये इसके यहाँ बेसिन बना देंगे, मतलब खड्डा सा बना देंगे, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, इसमें तुम्हारा पानी आएगा ऐसे बहता हुआ और यहाँ भर जाएगा, और ये टोकना सा भर जाएगा यहाँ तुम्हारा, तो ये तुम्हारा होगा बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से, ये तुम्हारी चैनल होती है साइड में, तो ऐसे ऐसे पानी आता जाता है, वहाँ इकट्ठी एक दो क्रॉप घनी सारी क्रॉप होती है, एक आधी क्रॉप नहीं होती। ठीक है, तो बेसिन फ्लडिंग हो गया। फैरो एंड कंटूर्स मेथड, ठीक है, ये भी एक मेथड होता है तुम्हारा इरिगेशन का, फैरो, और मेरे ख्याल से मोस्टली अपने तुमने यहाँ ही देखा होगा अपने हरियाणा में भी फैरो इरिगेशन यूज होती है। ठीक है, फैरो इरिगेशन क्या होती है? अ क्रॉप ग्रोन इन साइड्स ऑफ द वाटर डिचेस कॉल्ड फ्रोज। तो ये तुम्हारे फ्रोज होते हैं। फ्रोज मतलब ये तुम ये देख रहे हो ना, खड्डे है फिर उभार है, खड्डे उभार है, इसे हम फ्रोज बोलते हैं कि एक डिच में से पानी चलता है, यहाँ ऊपर ऊपर हम अपने बीज बीज लगा देते हैं कि यहाँ अपनी क्रॉप्स वगैरह उग जाती है। ठीक है, तो फ्रो जो डेप्थ होती है इसकी, जो डेप्थ इसके अंदर देखते हैं, ये डेप्थ कितनी होनी चाहिए? ये 8 से 30 सेंटीमीटर की हो सकती है, और लेंथ इसकी जो होती है पूरी लंबाई ये 400 मीटर तक हो सकता है। अवॉइड सोयल इरोजन, मतलब कि सोयल इरोजन को भी अवॉइड अगर हमें करना है तो इसका रिकमेंडेड स्लोप 0.5 है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे तुम नोट करना अपनी कॉपी में कि हमारा अगर सोयल इरोजन को अवॉइड करना है, सोयल इरोड ना हो। इरोजन का मतलब समझो कि जब हम वहां से कोई भी क्रॉप हटा देते हैं, या पहाड़ों पे से तुमने देखा होगा लैंडस्लाइड हो रही है, वो सोयल इरोजन के कारण होती है, मतलब सोयल अपनी आपस में पकड़ छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है उनके पार्टिकल्स का बॉन्ड खत्म होकर वो ढह जाती है, उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड भी हो जाती है, जिसकी वजह से तो सोयल इरोजन होता है। तो सोयल इरोजन ना हो इसलिए इस टाइप के इरिगेशन में हम 0.5 का स्लोप रिकमेंड करते हैं। ठीक है, वेटेड एरिया 1/5 से लेके 1/2 टोटल एरिया के आसपास हमारे पास वेटेड एरिया होता है इसमें। मतलब कि वेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला तो अनवेटेड हो गया, जो ऊपर उठ रहा है इसमें थोड़ी वेट हो रहा है, वेट मतलब गिल्ला होना। ठीक है, ठीक है, मैं कह दूं मेरे को पानी पड़ गया तो वेट होगी मेरी कमीज, तो वही वाली बात है कि यहाँ पे अगर हम खेत में अपनी फील्ड में पानी दे रहे हैं तो इस पर सारा एरिया तो वेट होता नहीं, ये नालियां सी जो हमने बना दी ये इसके अंदर ये वेट होंगी, तो वही रेशो बता रहा है लगभग कि 1/5 से लेके 1/2, मतलब लगभग आधा एरिया वेट हो जाता है। ठीक है, सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जो आपकी क्रॉप्स है क्लोज भीड़ी भीड़ी उगाते हो उसमें बहुत कामयाब है। ठीक है, जहां पे इरेगुलर टोपोग्राफी मतलब उगड़ खाबड़ जगह है, टोपोग्राफी का मतलब समझते हो ना, लैंड कंडीशंस कैसी है, उगड़ खाबड़ है, डले हैं, रोड़े हैं, तो वहां तुम्हारा इरेगुलर टोपोग्राफी है। ठीक है, वहां पे हम ये वाले फ्लो इरिगेशन यूज करते हैं। तो इसके साथ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं सभी में, तो इसको नोट करो। ठीक है, कंटूर मेथड क्या होता है? यूज्ड फॉर स्टीप एंड अ माउंटेनियस एरिया, जहां पे तुम्हारे माउंटेन है, चाय चूहे की खेती इस तरीके से करते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हें अगर फिगर दिख रही है बहुत प्यारी सी, तुम्हें सब समझ में आ गया होगा।
ठीक है। जहाँ पे स्टीप स्लोप हो, वेरी स्टीप ग्राउंड हो, वहां पे हम कंटूर मेथड ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं, जिसमें हम यहाँ से पानी छोड़ते हैं और यहाँ बहता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो अभी इसको तुम सारी चीजों को नोट करो, 1 मिनट। आगे देखते हैं स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, अब देखो स्प्रिंकलर से तुम्हें हमारा सरफेस इरिगेशन है, ऑब्वियस सी बात है, और जो ड्रिप है तुम्हारा सब सरफेस है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का मतलब होगा, तुमने यही देखा होगा मोस्टली खेतों में वैसे फुस फुस करके जो तुम्हारे स्प्रिंकलर्स चलते हैं, उसे हम बोलेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन होगा जो जमीन के अंदर दबा हुआ है पाइप, उसकी मदद से होता है। ठीक है, तो अभी स्प्रिंकलर इरिगेशन देखो, एक आर्टिफिशियल हम क्या करते हैं, पेड़ों को खुश कर देते हैं, सोचते ले भाई बारिश आ गई। ठीक है, बारिश में पेड़, तुमने देखो पेड़ जो होते हैं बड़े खुश होते हैं, तो वही आड़ा हम क्या करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन का मतलब होता है कि उसी तरीके की हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उसको आसपास से ऐसा लगे बारिश हो रही, तो हम वो कौन सा मेथड है, कई बार पूछ लेता है इस टाइप का कि रेन सिमुलेशन वाली चीजें हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, तो हो गया तुम्हारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, आगे वैसे इरिगेशन के लास्ट में तुम पढ़ो भी ये कि भाई इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो रेन सिमुलेशन भी करते हैं उसमें, तो वो बाद की बात है। अभी तो देखो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है वो हम आर्टिफिशियल तरीके से, इस तरीके से तुम देख भी रहे होगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसे फुहारे में छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरा स्प्रे नोजल, तुम्हें जो अपना एग्जाम होगा या तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके की टेक्निकल टर्म ही देखने को मिलेगी कि भाई स्प्रे नोजल किस उसमें यूज कर सकते हो। अब तुम कंफ्यूज जाओगे स्प्रे नोजल, क्योंकि नोजल वर्ड तो तुम्हारा ड्रिप में भी मिलेगा। ठीक है, तो नोजल तो हम ड्रिप में भी यूज करते हैं। अब तुम्हारे उसमें ऑप्शन मिलेंगे ड्रिप इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, फलाना इरिगेशन, ढिकड़ा इरिगेशन, तो कौन सा लगाओगे, और बोथ भी मिल जाए फिर तो कंफ्यूज हो गए। तो यहां तुम्हें देखने वाली बात है कि स्प्रे नोजल लिखी मिल जाए तो तुम्हें कौन सा लगाना है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, एफिशिएंसी बहुत बार पूछी गई है इसकी, कितनी होती है, 80% तक। ठीक है, 70 से 80 बोल रहे इसे कि 70 से 80% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पे इस पे क्वेश्चन भी आएगा ना तो इस तरीके से मिलेगा कि भाई एफिशिएंसी 20%, 50%, 70%, 100% या 95%। तो 95 तो नहीं होता, वो सिर्फ एक का होता है, 90 से लेके 95 वो आपका होता है ड्रिप इरिगेशन का। ये 85 से 95 भी मिल जाए तो आप ड्रिप ही लगाना। ठीक है, तो एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हो ना कि पानी हमने कितना छोड़ा था और कितना अपनी क्रॉप ने यूज कर लिया। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अपना कितना एफिशिएंस गाड़ी का इंजन है, गाड़ी का इंजन मतलब कितना पेट्रोल दिया था, ये कितनी चाल गई। ठीक है, बहुत एफिशिएंट ड्राइविंग है ड्राइवर की, हम लोग भी बोलते हैं मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई, मतलब कि तेल कम पिया है, मतलब बहुत एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम चीज में ज्यादा काम कर देना। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन कितना कि अगर हम 100% पानी दे रहे हैं तो 80% तो उसकी क्रॉप तक जा ही रहा है, 70 से 80%। वही ड्रिप इरिगेशन है, इसमें एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर तुम 100% पानी छोड़ रहे हो तो 90 तक ले ही रही है क्रॉप, 90 तक उसके पास पहुंच रहा है, हम बोलेंगे उसके पास पहुंच रहा है 90% पानी। इसमें क्या हो रहा है, 20 से 30% पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो जाता है। और इसी बात है जनाब, बड़ा खुला पानी छोड़ोगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो जाएगा, तो वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे 20-30% में। तो यूज्ड वेयर द लैंड इज स्टीप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहां यूज होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, जहां पे तुम्हारा लैंड स्टीप हो, मतलब कि ढलान हो, सोयल इजीली इरोडेबल है, जहां पे भाई तुम्हारी सोयल लैंडस्लाइड या सोयल इरोड हो सकती है, मतलब कि कट सकती है सोयल, और हाईली परमिएबल हो। ये हम वहां यूज करते हैं कि जहां पे तुम्हारी सोयल पानी गिरते ही चूस जाए। भाई क्रॉप को तो पानी लेता ही नहीं, एकदम चुस्सा मार देती है सोयल, तो एकदम चुस्सा ना मारे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा माल उसमें छोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा माल कैसे, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि आप इस तरीके से पानी छोड़ते हो, पहला टोपा गिरता है, ठीक है, ऐसे वो क्रॉप होती है वहां तक जाता है, वो नीचे तक क्रॉप पे पी ले, फिर दूसरा आता है। उसी तरीके से क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी गैप में पानी आता जाता है तो क्रॉप को पूरा पानी मिलता है, वो नीचे पेनिट्रेट नहीं करता। इतना पानी था, एक बार फ्री फ्लडिंग कर दोगे वो सोयल एकदम पी जाएगी, ना क्रॉप पे बचेगा। ठीक है, क्रॉप तो एक डेप्थ तक ही पानी चूस सकती है। तो आगे इसके एडवांटेजेस क्या है कि भाई तुम्हारा सीपेज लॉस इसमें एलिमिनेट हो जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन है, आप किसी खास बात यह है कि जो आपका सीपेज हो भी, ऐसी बात है यार,
परमेबिलिटी हाई अगर मैं बोल रहा हूं तो सीपेज का मतलब देखो, सीपेज और परमेबिलिटी लगभग एक ही चीज है कि परमेबिलिटी तो एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कि अगर इसमें मैं पानी डाल रहा हूं किसी भी चीज में, वो किसी भी चीज की परमेबिलिटी हो सकती है, पानी डाल रहा हूं तो वो पी रही है, किस हिसाब से पी रही है वो परमेबिलिटी बोलते हैं। हाई परमेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा पी जाती है, ठीक है। लो परमेबिलिटी भाई बहुत कम अमाउंट से पानी पी रही है, ठीक है। तो वैसे सीपेज होता है, सीपेज मतलब रिसना पानी, ठीक है। जो तुम्हारे सीपेज का मतलब होता है डैम होता है, अब उसको हम बढ़ाते हिसाब से कि उसमें से पानी पास ना हो, तो उसमें पानी क्या होता है यार, पानी तो बहुत बड़ी चीज है, वो अपना रास्ता बना ही लेता है, ठीक है। अब वो पानी जो होगा वो आपका रास्ता बना ही लेगा, चाहे वो डैम हो चाहे आपका सोयल हो, तो वहां से सीप होता हुआ, मतलब कि वहां से निकलता हुआ आपका सीपेज हो जाएगा। सीपेज का मतलब होता है एक पॉइंट से इस पॉइंट पे पानी अपनी जगह बनाता हुआ निकल जाए, ठीक है, वो सीपेज हो गया। तो वो क्या होता है कि इसमें सीपेज भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर हाई परमेबिलिटी है, हम इसको टेक ओवर करने के लिए, टैकल करने के लिए हम स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे सीपेज लॉस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोल्ड एरिया इंक्रीज बाय 10 से 15%, ठीक है। क्रॉप्ड एरिया सीसीए, इसमें हम इंक्रीज हो जाता है तुम्हारा। रिड्यूस्ड वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग भी रिड्यूस हो जाती है। वाटर लॉगिंग में पानी का जमाव खड़ा होना, ठीक है। सैलिनिटी मतलब कि नमक वमक, वहां पे सैलिनिटी को भी हम रिड्यूस कर देते हैं। मिनिमम लॉस ऑफ इरिगेशन, सबसे कम लॉस होता है इसमें इरिगेशन, किसमें, स्प्रिंकलर इरिगेशन में। सबसे कम तो नहीं बोलेंगे, कम लॉस होता है, ठीक है। सबसे कम लॉस तो आपका ड्रिप इरिगेशन में होता है, ड्रिप को हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लास्ट लेटेस्ट इरिगेशन टेक्निक है, ठीक है। एक्चुअल में इंजीनियरिंग यही है, ठीक है। इसमें पैसा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लग जाती है। और दूसरा इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी 90 से लेकर 95, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं मिनिमाइज द इवेपोरेशन परकुलेशन लॉसेज। देखो इसमें इरिगेशन में स्प्रिंकलर में क्या होता था, आपका पानी जब नूडता था हवा में, तो वहां से क्या होता था, इवेपोरेशन हो जाता था। अब वो इवेपोरेशन क्या आता था, वो आपका दिक्कत करता था, क्योंकि वहां एफिशिएंसी गिरा देता था 20 से 30%। अब वहां ड्रिप इरिगेशन में हमने यही चीज खत्म कर दी। या राजस्थान वगैरह ऐसे एरिया में भाई पानी की कमी हो तो हम ड्रिप इरिगेशन ही यूज करेंगे, कि हमने क्या करा, पानी सीधा रूट में छोड़ दिया, इवेपोरेशन तो होएगा ही नहीं, ठीक है, बाप बन के तो उड़ेगा ही नहीं पानी, ठीक है। तो सुटेबल फॉर सैलाइन एंड वाटर स्कैर्ड लैंड, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी है, स्केर्सिटी है, मतलब कम है पानी की, ठीक है, वहां हम इसे यूज करेंगे। ड्रिप नोजल का साइज क्या होता है, कई बार पूछ पाछ ले, फिर भी डाल दिया, 0.1 से लेके 1 mm, 1 मीटर तक ड्रिप स्पेस, मतलब स्पेस पूछा हुआ है, नोजल का साइज नहीं बता रहा मैं। और अपार्ट ऑफ द फ्लो रेट, इसमें फ्लो रेट क्या होता है, 2 से 10 लीटर पर घंटे। देख लो 2 लीटर पानी पर घंटे छोड़ते हैं, मतलब एक टॉप पा करके पानी डालेगा, ठीक है। अरे ये बात समझ में, तो ये तुम्हारा होगा ड्रिप इरिगेशन। आगे चलते क्वालिटी ऑफ द वाटर इरिगेशन वाले टॉपिक पे। तो क्वालिटी ऑफ द वाटर इरिगेशन हम कई तरीकों से देखते हैं। मेनली जो इरिगेशन वाटर होता है उसमें हम कहते हैं नमक नहीं होना चाहिए। अरे भाई हमारी जो क्रॉप्स होती है वो नमक से बहुत डरती है यार, अगर उसमें नमक होगा तो वो जो क्रॉप्स है हमारी बच नहीं पाएगी नमक से। मतलब मैं आपको नमक वर्ड यूज तो कर रहा हूं, पर उससे मेरा तात्पर्य है साल्ट्स। साल्ट्स कुछ भी हो सकता है यार, हम तो दवाइयां के पीछे देखते हैं, साल्ट कई तरह के होते हैं, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो साल्ट्स हैं वो आपके एक लिमिट में ही अच्छे लगते हैं। मैंने आपको कहा सिविल इंजीनियरिंग एक लिमिट की चीज है, सारी चीज लिमिट में अच्छी लगती है, कोई भी कर लो काम, ठीक है। तब क्या बात है कि आपके अगर साल्ट एक्सेस में होंगे, ठीक है, तो आपकी क्रॉप नहीं जी पाएगी, नहीं खड़ी हो पाएगी, वो वहीं पे दम तोड़ देगी। तो वो हम लिमिट कई चीज़ों से चेक कर लेते हैं। मतलब हमने तो देख पानी में देखना कि अच्छा एक चीज़ और होती है, अगर पानी में ना घना नमक होता है, घने साल्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट बहुत आसानी से पास हो जाता है, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अगर पानी डिस्टिल्ड है, मतलब उसमें कोई साल्ट्स नहीं है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता। वही चीज़ है, तो हमने क्या करा कि भाई अब पानी में कुकर पता लगा हुआ है कि मैं साल्ट है कि नहीं है, तो हमने क्या करा, बिजली पास करके देखी। अब बिजली पास करके देखी तो हमने उससे क्या पता लगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसी हमें पता लगा कि मतलब जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो मतलब इसकी भाई बहुत ज़्यादा इसमें साल्ट है। अगर इसमें से कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती तो मतलब इसमें साल्ट्स कम है, जो ओके है। हमारे साल्ट्स एक लिमिट में होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं उसको, कैसे हम चेक करते हैं क्या कुछ होता है, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूबल साल्ट, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ द साल्ट्स रिड्यूस द ऑस्मोटिक एक्टिविटी एंड अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। मतलब बहुत ज्यादा कम भी होंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा कम साल्ट होंगे तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी नहीं कर पाता प्लांट, ठीक है। पानी की जो एक्टिविटी होती है, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वो नहीं कर पाता, जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ में दिक्कत आती है। हार्मफुल लेवल की अगर हम बात करेंगे, अगर तुम्हारा 700 से ऊपर है, ठीक है, तो सम प्लांट्स
को वो इफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारा 700 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये एक यूनिट होती है अपनी साल्ट कंसंट्रेशन की, अगर ये इससे ज्यादा है तो आपके भाई सम क्रॉप्स को करेगा, सभी क्रॉप्स को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, एक लिमिट में ही करेगा। आगे चलते हैं। अगर आपकी 2000 ppm से ज्यादा तो हार्मफुल फॉर ऑल द क्रॉप्स, आपकी सभी क्रॉप्स को हार्मफुल करेगा, ठीक है। ये आपका सैलिनिटी कंसंट्रेशन है। ये सी तुम्हारा क्या है, सैलिनिटी कंसंट्रेशन है। ये क्या चीज कह रहा है, मतलब सोल्यूबल साल्ट ही है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट। अगर तुम्हारा 700 ppm से फालतू है, मतलब कि एक रेंज है 700 से 2000 के बीच में है, तो तुम्हारा ठीक है, चल जाएगी। कुछ क्रॉप्स है स्पेशल, वहां साल्ट वे कंज्यूम कर लेते हैं, कोई गड़ा से इफेक्ट नहीं आता। दूसरा है कि तुम्हारा अगर 2000 ppm से भी ज्यादा है सी की वैल्यू, तो तुम्हारे यहाँ कोई सा मतलब कि सभी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है, हार्मफुल फॉर ऑल द क्रॉप्स, क्योंकि मैं हार्मफुल लेवल से लिख रहा हूं। दूसरी चीज समझो, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ठीक है। मैंने भी बताया कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हमने कैसे निकाला। एक इलेक्ट्रिकल मतलब कि बिजली करंट पास करा पानी में से, और हमने देखा कि इसमें से बहुत जल्दी पास हो रहा है। जिसमें जल्दी पास होगा जिसका मतलब साल्ट ज्यादा है, और जिसमें से कम तेजी से पास होगा मतलब कम। हमने छोड़ा यहाँ से 440 वोल्ट का झटका मारने की कोशिश करी थी, लगा उसके 200 का भी नहीं, तो मतलब साल्ट की कमी है। हमने छोड़ा यहाँ से बढ़िया 200 वोल्ट का, लगा उसका जाकर 190 वोल्ट का, मतलब साल्ट से ज्यादा है पानी में, ठीक है। तो ये हो गया लो सैलिनिटी वाटर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की नापने की यूनिट है म्यू मोह पर सेंटीमीटर। मोह लगाओ, ठीक है, वो वाला नहीं है ये, तो म्यू मोह पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ईसी की वैल्यू 100 से 250 के बीच में है तो ये ओके है ऑल द क्रॉप्स के लिए। अगर ईसी की वैल्यू 250 से 750 के बीच में है तो ये मॉडरेट क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं लीचिंग करके। लीचिंग होता है एक प्रोसेस जिससे हम साल्ट को सेपरेट कर देते हैं पानी में से, तो हम लीचिंग का प्रोसेस करेंगे, थोड़ा बहुत साल्ट अलग होता होगा, कर लेंगे यूज, ठीक है। तीसरा होता है ईसी 700 से लेकर 2250 म्यू मोह पर सेंटीमीटर, जो सिर्फ ऐसी क्रॉप के साथ यूज करेंगे जो साल्ट को टॉलरेट कर सकती है, नहीं तो मोस्टली जो क्रॉप्स होती है वो मर जाती है, तो कुछ क्रॉप्स होती है वो हम टॉलरेट कर लेंगे। बाकी एक लिमिट होती है 2 to 5 से भी ज्यादा, कई जगह तो भाई इतना खारापन होता है पानी में, ठीक है। तो अगर इस लिमिट से भी ज्यादा है तो वो तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तुमने देखा होगा खारे पानी के अंदर तुम अगर सर्फ लगाते हो, अब तो चलो डिटर्जेंट आ गए, पहले सोप काम ही नहीं करती थी, ठीक है। अब तो वो डिटर्जेंट हो गए कि वो हार्ड वाटर में भी काम कर लेते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर वो जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, खारा पानी। तो आगे चलो, आगे देखते हैं कि भाई एक चीज होती है प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन। देखो सोडियम आयन हमने देखा, साल्ट कुछ भी हो सकता है, मेन साल्ट अपना सोडियम, ये चीज याद रखना पानी के अंदर। अगर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है पानी खराब है, और वो भी एक लिमिट में होना चाहिए सोडियम का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है छोटी सी, एक पेपर में आ गई थी एक बार, तो वो यहाँ पे लिख दिया, अगर परसेंटेज ऑफ सोडियम 5% से कम है तो टोटल एक्सचेंजेबल कटायंस वो सेफ है, ओके, मतलब हम यूज कर सकते हैं ऑल क्रॉप्स के लिए। ऑल क्रॉप्स के लिए यहाँ पे ऐड कर लेना, ये सेफ है। अगर यहाँ पे सोडियम कंसंट्रेशन 10% से ज्यादा है तो ये सोयल परमेबिलिटी डिक्रीज करता है, मतलब बैड फॉर ऑल सोयल, मतलब कि सभी सोयल के लिए बैड है। बस इतने याद रखो, अगर 5% से कम सोडियम है तो सेफ है, 10% से ज्यादा सोडियम है तो तुम्हारा बैड है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम एक चीज और निकालते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको तुम लिख लो, यहाँ पे फॉर्मूला ढंग से लिख देता हूं तो मैं अच्छे समझ में आएगा। ये टेक्स्ट टाइप में मैंने टाइप कर दिया था, इसको बोलेंगे Na, सोडियम का नहीं होता है ना मेरे ख्याल से, तो हम यहाँ पे सार वैल्यू निकाल रहे हैं, SAR इज इक्वल टू में होल रूट, मैं यहाँ लिख रहा हूं Na डिवाइड बाय होल रूट, Na डिवाइड बाय होल रूट, होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय में Ca प्लस Mg बाय 2। तो ये तुम्हारा हो गया सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो का फॉर्मूला, ठीक है। ये तुमसे कई बार फॉर्मूला पूछ ले और बहुत इजी है, अगर पेपर में आएगा तो तुम्हें Ca की वैल्यू दे देगा 10-20, Mg की वैल्यू दे देगा 4-5, और कह देगा सोडियम की वैल्यू दे देगा 150, और कह देगा बता दो सार वैल्यू क्या है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। इस तरीके का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 4-5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट खुल जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर 150 का डिवाइड 2 कर देंगे 75 आ जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा सार वैल्यू क्या आती है। मैं सार वैल्यू बता देता हूँ, सबसे मेन है कि सार वैल्यू की रेंज क्या होनी चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए। तो देखो सार वैल्यू की एक रेंज होती है, अगर लो सोडियम रेशो है, लो सोडियम, तो 0 से 10 के बीच में अगर सार वैल्यू आ रही है तो हम कह देंगे सेफ फॉर ऑल क्रॉप्स, सभी क्रॉप्स के लिए ओके है,
ठीक है। अगर तुम्हारी सार वैल्यू 10 से 18 के बीच में आ रही है तो मैं कह दूंगा तुम्हारी कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ओके है, मतलब वो पानी कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ओके है। हाई सोडियम की वैल्यू आ जाए 18 से 26 हार्मफुल है भाई क्रॉप्स के लिए, ठीक है। और वेरी हाई आ जाए तो हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, 2600 ऊपर वेरी हाई होता है। और ये पेपर में आया हुआ है कई पेपरों में कि वेरी हाई लिमिट क्या होती है, सार वैल्यू, ठीक है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो ये किसका होता है, क्रॉप का होता है। क्रॉप भी अपनी एक लिमिट में सोडियम को एब्जॉर्ब कर सकती है और आप भी, ठीक है। तो हम अगर क्रॉप को ही इतना ज्यादा सोडियम करा देंगे तो हमारे अंदर आ जाएगा, हम तो मारे जाएंगे भाई। तो हमने एक सारी चीज लिमिट में करनी है। सार वैल्यू होती है, हमारे फोनों की भी सार वैल्यू होती है। आपने देखा होगा अपने फोनों में भी आप चेक कर सकते हो कि इसकी सार वैल्यू कितनी होती है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो वो रेडिएशन के लिए होता है वो भी, तो ये भी हार्मफुल है, हमारे लिए हार्मफुल। हम इनको दे देंगे तो हमारे पास भी आएगा। तो हमें सारी चीज ये देखनी होती है। पानी में अगर घनी सार वैल्यू है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। कौन सी लिमिट है, 2600 ऊपर सार वैल्यू होता है, हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। 0 से 10 सेफ है, 0 हो तो वो बेस्ट टेस्ट पानी है अपना, ठीक है। 0 हो तो ये चीज याद रखना, लिमिट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज आपका, ठीक है। आगे चलो, हमें पीएच मतलब कि हमें फिनोल्फ्थालीन का पता होना चाहिए, मतलब पीएच वैल्यू का, कि ये एसिड की तरफ है बेस की तरफ है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, ये एक पीएच एक तरीका होता है, आपका एसिड है या बेस है, पानी या कोई भी लिक्विड हमें पता लगता है, ठीक है। ये इसमें एक वैल्यू होती है, एक स्केल होता है, यहाँ पे बीच में 7 होता है, 7 लगभग पानी का होता है जो प्योरेस्ट होता है, ठीक है, या ब्लड होता है अपना। और उसके बाद जो होता है, इधर की साइड जाओगे तुम ये बेस होता है, इधर की साइड जाओगे तुम्हारा एसिड होता है। यहाँ से गिनती उल्टी हो जाती है, 0 तक आती है, यहाँ से गिनती बढ़ जाती है, 14 तक आती है। अगर 14 पे है तो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है, साल्टी है। इधर की तरफ आते हैं तो मतलब एसिडिक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो जड़ जाता है स्किन पे गिरते ही, वो एसिडिक। ये नेचर बताता है लिक्विड का, एसिड है, बेस है, क्या है, ठीक है। पीएच तो हमें बता रहा है कि पानी की रेंज तुम्हारी 6.5 से 8.4 ही होनी चाहिए, ये एग्जैक्ट रेंज लिखी हुई है, ठीक है। पेपर में आ जाए 6.5 7, ठीक है, 7.5 8 तुम क्लिक कर देना, ओके, तुम्हारा तुम जीत जाओगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सैलाइन और एल्कलाइन सोइल। अब सैलाइन सोइल है, साल्टी है या एल्कलाइन सोइल है, तुम कैसे क्लासीफाई करोगे। तो अगर सैलाइन सोइल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू 4000 से ऊपर आ रही है तो हम बोलेंगे सैलाइन है। एल्कलाइन बोलेंगे अगर 4000 से कम आ रही है तो। अगर और एक और चीज है, ईएसपी होता है, ईएसपी होता है आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगर तुम्हारी ईएसपी, इसको नोट कर लो, अगर 15 से कम आती है और तुम्हारा ईसी 4000 से ज्यादा आता है तो तुम्हारा सैलाइन वाटर कहलाएगा। अगर तुम्हारी ईएसपी 15 से ज्यादा आती है और ईसी 4000 से कम आती है तो तुम्हारा एल्कलाइन वाटर कहलाएगा। और एल्कलाइन सोइल, सॉरी, सैलाइन और एल्कलाइन सोइल किसे क्या जाएगी, अगर तुम्हारा 4000 से ये भी ज्यादा आ रहा है और 15 से भी ज्यादा ईएसपी आ रहा है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, एक आधी बार आ जाए, घड़ी इंपॉर्टेंट अपनी सार वाली स्लाइड थी, और ये चीज तुम नोट कर लो, ये भी ठीक ठाक है। अब बोरोन कंटेंट भी आ जाता है आजकल, एक वैसे पहले नहीं पूछा करते, अब बोरोन कंटेंट भी पूछने लग गए। पहले सोडियम कंटेंट पूछ कर रफा दफा हमारा करते सौदा, ये क्या करने लग गए, अपना करने लगे भाई बोरोन कंटेंट भी बता दो। तो बता देता तो मैंने लिख दिया या तुम्हारी जानकारी के लिए, अगर नॉर्मल है तो 3 ppm से कम है तो नॉर्मल है, चल जाए कम, ठीक है। लो मतलब 3 से 4 है, मीडियम 4 से 5 है, वेरी हाई 5 से 10 हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बोरॉन कंटेंट भी पूछ लेता है, और क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था कि बोरॉन कंटेंट फॉर अ प्लांट ग्रोथ इन अ मीडियम रेंज इज तो 4 to 5 ppm, 5 to 10 ppm, 3 to 4 ppm, लेस देन 3 ppm। तो तुम्हें यार रेंज पता होनी चाहिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी सी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया भाई कि तुम्हारा इरिगेशन टेक्निक्स और क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि इरिगेशन तो हमने देख लिया कि हमने सिंचाई करनी है तो किस तरह की क्वालिटी के पानी की करनी पड़ेगी और कैसे करनी पड़ेगी, वो हमने आज इस स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है। तो हमने आज इसमें एक मोटा मोटा बेसिक तो नहीं बोलेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ लिया, ठीक है, एडवांस तक का बहुत सही चीजें हमने देखी है। आगे हम देखेंगे भाई वाटर रिक्वायरमेंट्स, कितना पानी रिक्वायर होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप काम करते हो खेतों में तो आपको नहीं पता लग जाएगा इस खेत के इस क्रॉप के लिए इतने दिन तक पानी देना है, कितना देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता लगेगी, और कुछ टर्म्स है टेक्निकल, वो उसमें आगे वाले आने वाले चैप्टर में ज्यादा पूछी जाती है, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आपका ये घना सा बड़ा तो है नहीं सब्जेक्ट, आपको जल्दी ही इसमें कवर हो जाएगा। तो आप तसल्ली से, शांति से, प्यार से, और भाई टाइम देख के अपनी स्टडी करें, ठीक है, और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर बनाएं। टेस्ट सीरीज साथ में थे, साथ में टेस्ट इसके आते रहेंगे, थोड़े दिन में आ जाएंगे, अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद आएंगे, पहले 1-2 चैप्टर हो जाने दो, ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट हो जाने दो। अभी तो तुम अच्छे से तैयारी करो, और कोई दिक्कत है इस वीडियो को या पहले कोई भी सब्जेक्ट हुआ है उन्हें बार बार रिपीट मोड पे देखो, ठीक है।
तो इतना से कहूँगा, राम राम सभी को। और कोई डाउट हो तो सीधा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप सभी के पास मेरा नंबर है, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं।